अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन कोबलैमिन को। ठीक है, विटामिन कोबलैमिन को आप विटामिन B12 भी कहते हैं। ठीक है, इसका आपने याद रखना है कि आप इसको विटामिन B12 भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसको एक और नाम भी दिया जाता है, एंटी प्रीनेशियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन, क्योंकि ये प्रीनेशियस एनीमिया कॉज होने से बचाता है। ठीक है, उसके अलावा अब आपके पास आती है इसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। इसकी केमिस्ट्री आपने याद रखनी कि ये रिजेंबल करता है हीम को। ठीक है, हीम को रिजेंबल करता है। उसमें था मैग्नीशियम का दरमियान में प्रेजेंट होना सेंट्रल ग्रुप एटम के तौर पर, या आयरन का प्रेजेंट होना। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोबाल्ट, और साइड साइड पे नाइट्रोजन एटम्स लगे होते हैं। ठीक है, और इसके सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप्स भी लगे होते हैं ऊपर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप्स या तो साइनाइड हो सकते हैं इस तरफ। ओके, इसमें आपने याद रखना है कि एक इसके यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट लगेगा। सब्स्टिट्यूटेंट में आपके पास हो सकते हैं साइनाइड आयन। साइनाइड आयन होगी तो सियानोकोबैलामिन बनाएंगे। अगर जो है यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, नाइट्राइड ग्रुप होगा। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप होगा तो सियानोकोबैलामिन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो हाइड्रोक्सीकोबैलामिन, और नाइट्राइल ग्रुप होगा तो नाइट्रोकोबैलामिन कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरी जानिब इसके क्या लगा होता है। तो उसके नीचे इसने जो है वो अटैच होना होता है किसके साथ, इसमें अटैच होना होता है डाईमिथाइल बेंजी अमीडाजोल ग्रुप के साथ इसमें जाके अटैच होना होता है। अब ये जो अमीडाजोल ग्रुप है, ये इसका जो डी रिंग है, मतलब कि इसमें आगे जो इसका अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप इसका जो है वो किसके साथ जाके लगेगा, डी रिंग के साथ जो है वो जाके लग जाएगा कोरीन के। कोरीन आप इसके रिंग को कहते हैं जो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेटाबोलाइट्स का आपको पता होना चाहिए, इसके कोएंजाइम्स कौन से हैं कोबैलामिन के। कोएंजाइम्स आपने याद रखना है, इसके दो हैं। एक है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन, और दूसरे नंबर पर याद रखना है मिथाइल कोबैलामिन। अब हम देखते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को। ओके, अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको डाइट में लेते हैं, कभी भी आपने जो है वो कोबैलामिन को डाइट में लिया, तो डाइट जो है वो इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर के तौर पे वर्क करेगी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के तौर पे वर्क करेगी। और ये जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एक्ट करेगा, मतलब डाइट की फॉर्म में आप जो है वो कोबैलामिन को ले रहे हैं, विटामिन B12 को। तो प्रोटीन के साथ ये स्टमक में बाइंड करते हुए आएगी। ठीक है, स्टमक में, ये स्टमक है, स्टमक में वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती हुई आएगी और प्रोटीन को रिलीज करवा देगी। और विटामिन B12 ने इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड कर देना स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो म्यूकोजल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन्होंने जो है वो B12 के साथ बाइंड कर जाना है। अब ये B12 ने जो है स्टमक को लीव करना है। ठीक है, अब इसने जो है म्यूकोजल सेल्स जो हैं उन्होंने क्या करना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर को अलहदा करवा देना है, और B12 ने जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन करना है, और इसने जो है वो मिथाइल B12 में कन्वर्ट हो जाना है, मिथाइल कोबैलामिन में कन्वर्ट हो जाना है। अब मिथाइल कोबैलामिन जो है वो कहते हैं कि सर्कुलेशन के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब ट्रांसकोबैलामिन जो है उसके साथ ट्रांसफर होगा। ज़्यादातर जो है वो कहते हैं मिथाइल कोबैलामिन जो है ट्रांसकोबैलामिन 1 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, 1 के साथ 90% बाइंड करता है, 2 के साथ जो है वो 10% बाइंड करता है। ठीक है, और जो ट्रांसकोबैलामिन 1 है, ये आपने याद रखना है कि इसमें जो है वो रिपोजिटरी होना होता है, मतलब रिपोजिटरी ऑफ B12 होता है। और जो ट्रांसकोबैलामिन 2 है, ये टिश्यू अपटेक में हेल्प करवाता है। ठीक है, टिश्यू अपटेक में इसने हेल्प करवानी है।
अब आपने याद रखना है कि इसने बी जो ट्रांसकोबलामिन 1 है इसने भी वेरियस टिश्यू में लेके जाना है, 2 वाले ने भी जो है वो वेरियस टिश्यू में लेके जाना है, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि जो इसने जो है दोबारा अभी इसने लिवर में चले जाना है, ठीक है। लिवर में जाने के बाद इसने जो है वो मिथाइल कोबलामिन ने जो है वो डीऑक्सी एडिनोसाइल B12 जो है उसमें चेंज हो जाना है, जो कि स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। एक हमने मिथाइल कोबलामिन जो है इसका देख लिया, एक कोएंजाइम, और दूसरा डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबलामिन था जो हमने देख लिया। तो स्टोरेज फॉर्म आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि लिवर में जो स्टोरेज फॉर्म है वो डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबलामिन है, ठीक हो गया। तो ये सारी थी इसकी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज। ओके, अब हम देखते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है कि आपने मिथियोनीन बनाना है होमोसिस्टीन से, ठीक है। अब आपको पता है कि होमोसिस्टीन जो है, होमोसिस्टीन ने हमने पहले भी देखा था जब हम फॉलिक एसिड देख रहे थे। होमोसिस्टीन ने मिथियोनीन में कन्वर्ट तो होना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी एक फॉर्म थी 5 मिथाइल, ठीक है, THF, जिसने कन्वर्ट होना है THF के अंदर। और इसको एड कौन सी चीज़ कर रही है, वो है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 की प्रेजेंस में THF बनेगा, THF बनेगा तो मिथियोनीन बनेगा। और एक एंजाइम यहाँ होता है मिथाइल ट्रांसफरेज, होमोसिस्टीन अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें साथ। होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज होता है जो 5 मिथाइल THF को B12 जो है उसकी प्रेजेंस में THF में कन्वर्ट कर रहा है, और THF इनडायरेक्टली जो मिथियोनीन को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर आपका B12 नहीं होगा तो THF की सिंथेसिस नहीं होगी, THF की सिंथेसिस नहीं होगी तो मिथियोनीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और ये हाइपर होमोसिस्टीनीमिया कहलाएगा। और ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके जब हम फॉलिक एसिड की इंपॉर्टेंस देख रहे थे। उसके बाद आपने याद रखना है कि बस इतना याद रखना कि मिथाइल मेलोनाइल जो आपका कोएंजाइम ए है उसको आपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है। तो वो कहते हैं कि एक एंजाइम होता है जो इसको एड कर रहा होता है। मतलब ये देखें, जिस तरह हमने इसका डिस्कस किया वैसे भी इसका भी आपने ऐसे याद रखना है कि मिथाइल मेलोनाइल वो एंजाइम ए जो है वो सक्सिनाइल वो एंजाइम ए में चेंज हो रहा है। और कौन सा एंजाइम था, मिथाइल मेलोनाइल वो एंजाइम ए म्यूटेज, इसकी प्रेजेंस में हो रहा था। तो ये जो आपका हमने कहा कि ये जो म्यूटेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में भी होगा। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि THF की प्रेजेंस जो ये B12 है ये इस रिएक्शन को एड करेगा, ठीक है। तो ये दो हमने इसके यहाँ रोल देख लिए कि एक तो इसका रोल है जी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, और मिथियोनीन को होमोसिस्टीन को मिथियोनीन में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ये दो हमने यहाँ बायोकेमिकल रिएक्शंस के देख लिए। अब हम देखते हैं इसकी ओके, अब हम देखते हैं इसकी RDA। RDA आपने याद रखनी है कि इसकी जो इनटेक है आपने याद रखनी है, एक अडल्ट ह्यूमन एक अडल्ट है उसको कितनी चाहिए, 3 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है। और एक जो चाइल्ड है उसको कितनी चाहिए, 0.5 से 1.5 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। और जो अगर प्रेग्नेंट वूमेन है उसको कितनी चाहिए, उसको 4 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, क्योंकि आपकी आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत बढ़ जाती है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज आपने याद रखने कि एनिमल ओरिजिन का फूड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एनिमल से जो ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है। इसमें आपने फिश हो सकती है, फोक एग ये वगैरह जो है वो हो सकते हैं। मिल्क जो है वो उससे बेहतर है कर्ड लें, कर्ड दही वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश है, एग है, उसके अलावा आपके पास चिकन आ जाता है एट्सेट्रा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो डाइटरी सोर्सेज में इंक्लूडेड है। अब जो आपने याद रखनी है वो ये है कि विटामिन B12 जो है ये ओनली वो विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है।
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है। याद रखिएगा, इसकी अगर विटामिन B12 है, इसकी कमी हो रही है तो इससे क्या हो जाएगा, प्रीनीशियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड है उसका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, हीम लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपने याद रखना है इसमें ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बन नहीं पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि हेरिडिटी माल एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन, याद रखने पैदाइशी एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं हो पा रही है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि गैस्ट्रेक्टोमी याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये पेपर में पूछ ली जाती है, इम्पॉर्टेंट है। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। अगर ये गैस्ट्रेक्टोमी का दिया होता है तो आपने याद रखना है B12 का ही है। उसके अलावा या तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रही हो, आपको किसकी लो इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन हो रही हो, या 5वें नंबर पर डाइट में जो है वो B12 कम है। 5 हमने देख ली, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, माल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रेक्टोमी और उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर और डाइट और विटामिन B12 जो है वो उसकी कम हो रही हो, इसकी वजह से भी ये हो सकती है। ठीक हो गया। अब जो हमने देखनी है वो है कि इसमें क्या क्या आपको हो सकता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि न्यूरल डीजनरेशन हो जाती है और डीमाइलिनेशन हो जाती है। ठीक है, कि आपकी जो न्यूरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, इम्पेयरमेंट, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने याद रखना बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कम हो जाती है। हमने पढ़ा था रिएक्शन के मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। तो अगर कोएंजाइम मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए का लेवल ज़्यादा हो जाए तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, तो फैटी एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके अलावा हमने कहा कि अगर होमोसिस्टीन जो है वो मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इसकी प्रेजेंस में, अगर इसकी एब्सेंस होगी तो उससे क्या होगा कि मिथ्योनिन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा और होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा और ये हार्ट डिजीज़ वगैरह में ज़्यादा होता है, कॉज करता है। ठीक है, उसके अलावा आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। सीरम कोब्लामिन लेवल जो है आप चेक करें, या मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम ए जो है वो कहते हैं कितना एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर, आप उसको डिटरमाइन करके जो है B12 की डेफिशिएंसी को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट आप इसकी कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। अगर तो विटामिन B12 है वो, और आप फोलेट को डाइट में बढ़ा दें, इनकी सप्लीमेंटेशंस लेंगे इकट्ठे, तो ये मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, प्रीनेशियस एनीमिया की ट्रीटमेंट आसानी से करवा देगा और आपका ये जो है वो डिजीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, अब हम फोलेट ट्रैप को देखेंगे। फोलेट ट्रैप क्या। ओके, अब हम ये फोलेट ट्रैप देखते हैं क्या है कि N5 और N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है, इसने मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज होना है। अब इस N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ने जो है वो अपना मिथाइल जो है, ये कोबलेमिन आ रहा है, कोबलेमिन ने जो है वो मिथाइल ग्रुप इससे लेना है। ठीक है, और इसने मिथाइल कोबलेमिन में चेंज हो जाना है, जो बाकी रह जाएगा N5 और टेट्राहाइड्रोफोलेट, N5 भी उसके साथ चला जाएगा मिथाइल के साथ। ठीक है, तो इसने जो है वो कहते हैं कि जो THF अकेला रह जाएगा, उसने जो है वो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करना है। ठीक है, उसके अलावा अब आपने याद रखना है कि जो ये मिथाइल कोबलेमिन आ रहा था, होमोसिस्टीन ने जो है ये मिथाइल जो है ग्रुप, ये इससे ले लेना है, ये जो इंजाइम है होमोसिस्टीन ट्रांसफरेज जो है उसने मिथाइल ग्रुप ले लेना है और होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज बना देना है, और इसने जो है वो क्या करना है, मिथियोनिन की प्रोडक्शन करवानी है और मिथाइल डोनर हो जाएगा ये। ठीक है, और को ओके, उसके बाद जो है याद रखना है कि जो होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज है
उसने तो मिथ्योनीन बना दी। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो कोबलैमिन है वो अकेला रह जाएगा, और ये जो है वो कोबलैमिन दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अगर B12 नहीं है, B12 नहीं होगा तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो N5 मिथाइल THF जो है वो आगे कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा THF के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो N5 मिथाइल THF जो है वो उसकी जो है वो अमाउंट बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ना THF प्रोड्यूस होगा, ना मिथ्योनिन प्रोड्यूस होगा, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया भी हो जाएगा, और आपके पास जो है वो एनीमिया जैसी कंडीशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। और ना ही आपके पास होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज होगा, फिर रह जाएगा, ठीक है। ना मिथाइल कोबलैमिन बनेगा जिससे वो मिथ्योनिन की प्रोडक्शन कर सके, मिथ्योनिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि फोलेट ट्रैप में कौन कौन सी जो है वो चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। कि B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, B12 कम हो गया तो उसके अलावा जो हमने कहा कि जो N5 मिथाइल THF है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, THF इसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो होमोसिस्टीन है ट्रांसफरेज एंजाइम है, मिथाइल ट्रांसफरेज, इसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। सिस्टीन होमोसिस्टीन जो है इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो छठे नंबर पर आपने याद रखना है वो ये है कि मिथ्योनिन जो है उसकी अमाउंट भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मिथ्योनिन भी कम हो जाएगा। THF नहीं प्रोड्यूस हुआ तो वन कार्बन मेटाबॉलिज्म भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वो स्टॉप हो गया तो आपके पास जो है वो एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। एनीमिया की कंडीशन है क्योंकि हमने कहा कि वो नहीं वर्क करेगा, THF नहीं होगा, तो हमने कहा था THF का फंक्शन होता है एनीमिया को कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल नहीं करेगा तो एनीमिया हो जाएगा और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ थेरेपी होती है, या तो थेरेपी करवा लें या जो है वो आप सप्लीमेंटेशन लें, फॉलिक एसिड वगैरह और B12 की इकट्ठी डाइट में जो है वो सप्लीमेंटेशन लें, तो ये आपकी जो है वो ट्रीटमेंट में रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमारा कोबलैमिन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने इसका नाम लिखा B12 एंटी प्रीनिशियस एनीमिया। उसके अलावा हमने कहा कि हीम के साथ रिजेंबल करता है, ऐसे सब्सटीट्यूशन देख लिए कौन कौन से लग सकते हैं, उनके नाम क्या है। उसके अलावा डाई मिथाइल बेंजोइडाजोल ग्रुप जो है लगता है वो डी रिंग के साथ जाके चिपक जाएगा। कोएंजाइम जो है डीऑक्सीडिनोसाइल कोबलैमिन और मिथाइल कोबलैमिन, हमने ये देखे। उसके अलावा हमने एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज में देखा कि जो ट्रांसकोबलैमिन 1 है उसके साथ 90% बाइंड करता है, और मिथाइल कोबलैमिन और T12 के साथ जो है वो 10% करेगा, ठीक है। और डीऑक्सीडिनोसाइल कोबलैमिन जो है वो कहते हैं इसकी लेवल जो है वो स्टोरेज जो है लिवर में ज़्यादा हो जाएगी। ब्लड जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो आपने याद रखना कि मिथ्योनिन के अंदर कन्वर्जन नहीं हो पाएगी होमोसिस्टीन की, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। उसके अलावा ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। इसका बड़ा रोल है THF की प्रोडक्शन में। मिथाइल मेलाइल कोएंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो है वो इसकी प्रेजेंस चेंज होगा, फैटी एसिड की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके अलावा RDA एडल्ट के अंदर याद रखनी, प्रेगनेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर याद रखनी, डाइटरी सोर्सेज देख लिए, सिंथेसाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेफिशिएंसी विटामिन B12 की कमी होगी, प्रीनिशियस एनीमिया हो जाएगा। उसके अलावा हमने इसके देखा कि गैस्ट्रेक्टोमी जो है वो सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आपने डेफिशिएंसी के इसके साइड इफ़ेक्ट देखे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमने कहा इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हमने देखी कि आप किस तरह कर सकते हैं, फोलेट ट्रैप क्या है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं देखा। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।